चलिए, तो आज का क्लास जो है प्रकाश का परावर्तन का क्लास नंबर ये 4 हो जाएगा, क्योंकि क्लास नंबर कल जो हम पढ़ाए थे वो थोड़ा सा वीडियो डिलीट हो गया था। तो जो कल पढ़ाए थे उसको थोड़ा सा एक बार रिपीट खाली कर देते हैं, ठीक है, क्या कि यूट्यूब पर भी डाल देंगे उसको, नहीं तो छूट जाएगा। तो मेरे भाई एक चीज बताओ कि कल हम आपको पढ़ा रहे थे प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में? अच्छा, प्रतिबिंब जो होता है कितने प्रकार के होते हैं बताओ? 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? प्रतिबिंब जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। चलिए किताब से निकल जाइए। देखिए यहां पर लिखा हुआ है यहां देखिए, प्रतिबिंब कहते किसको है? प्रतिबिंब कहते, अगर कोई सवाल आपसे पूछ देगा कि भैया बताओ प्रतिबिंब कहते किसको है, तो कैसे जवाब दोगे? सुन लो, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश के, यहां देख लीजिएगा, आती प्रकाश की किरणें, सुनिए, किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। कल इसको हम पूरा डिटेल में बताए थे, फिर से खाली रिपीट कर रहे हैं, नहीं जो डिटेल में बताया था उसका तो वीडियो डिलीट हो गया था। खैर, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? याद रखिएगा, पहले आपसे सवाल करेगा कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो आपको क्या बोलना है? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के? एक आपका वास्तविक प्रतिबिंब होता है और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, और एक होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। अच्छा, अगर आपसे सवाल आ जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो वही बात है, इसमें क्या है ना कि वास्तव में मिलती है। देखो, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में, खड़ा हो, खड़ा हो, दोनों खड़ा हो, खड़ा हो, पता कहीं का, हम इधर पढ़ा रहे तुम बकवास कर रहा उधर, बेशरम कहीं का। जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते। हम ये बताए थे कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दों पर प्राप्त किया जा सकता, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दों पर प्राप्त किया जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के अपेक्षा हमेशा क्या होता है? कल हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ा चुके हैं, पूरा डिटेल में। उसके बाद आभासी प्रतिबिंब है। आभासी प्रतिबिंब जो है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती, उसे क्या मतलब दिखाई देता है, होती, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हुए हमें दिखाई दे रहा है कि वो प्रकाश की किरणें आ रही है, तो आती हुई प्रतीत होती है, उसी को कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब को पर्दों पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब समझ में आया? आभासी प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा में हमेशा क्या होता है? यहां तक ला किसी को कोई दिक्कत? ये तो याद करवा चुके कल ही, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब को सदा बिंदुओं से या टूटी हुई रेखाओं से दिखाया, कल आपको हम ये चित्र बना के सबको दिखाए थे भी, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण के बारे में पढ़ने जी, क्या हम पढ़ाने वाले थे कल? अच्छा, समतल दर्पण किसे कहते हैं ये भी पढ़ा दिए थे कल, ये भी पढ़ाए थे ना
कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का। तो कल इस चित्र में ये भी बताए थे, हम कल बताए थे कि अगर वस्तु जो है अगर ऊपर है तो OM है, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा ना जी। तो समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों क्या होता, समतल दर्पण में, किस दर्पण में, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, ये दोनों क्या होता है, ऊपर में कोई वस्तु है, नीचे में क्या है, उसका प्रतिबिंब है, तो इसकी जितनी दूरी रहेगा उसकी दूरी उतना ही होगा, ठीक है। ये हम कल पूरा डिटेल में बताए थे, ठीक है। अगला देख लीजिए। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, मेन पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में आता क्या है कि समतल दर्पण में याद रखिएगा कि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी, इसे पढ़ा चुके हैं। कोई वस्तु समतल दर्पण से जितना आगे होती है, कोई वस्तु समतल दर्पण से जितना, उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता, ये सब भी पढ़ा चुके हैं। पार्श्व परिवर्तन भी पढ़ा चुके हैं कि चम्मच के बारे में बताए थे। चलो आगे मेन पॉइंट क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आता है, यहां पर ही समझ लीजिए, एक बार इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता, क्वेश्चन आएगा कि समतल दर्पण की विशेषताओं को लिखे, क्वेश्चन में रहेगा कि समतल दर्पण की विशेषताओं को लिखे, तो कैसे इसको, ये 5 नंबर में आ सकता है, कभी कभी, कभी कभी 2-3 नंबर में आ जाता है, इसी अरे सुनो ना, लघु उत्तरीय में दे सकता है ना, तो दीर्घ उत्तरीय में भी दे देता है कभी कभी। खैर चलिए, क्वेश्चन कैसे रहेगा कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं को लिखे। तो ए बउआ, तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलती, समतल दर्पण में निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलती, आपको समझ में आया। समतल दर्पण में बहुत सारा विशेषताएं देखने को मिलती। पहला है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे रह जाएगा, किस दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे बनता है, बताओ। समतल दर्पण में, किस दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे बनता है, तो किस दर्पण में, तो याद रखना क्या है कि समतल दर्पण में, किस दर्पण में, प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे बनता, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहां बनता है, दर्पण के पीछे बनता। ये समतल दर्पण की पहला विशेषता थी। दूसरा विशेषता क्या है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता। अभी हम बताए थे ना जी, जो वस्तु का आकार होता है और उसी प्रकार उसका प्रतिबिंब भी वही, उस दोनों का आकार क्या होता है, यानी कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों क्या होता है, किस दर्पण में, समतल दर्पण में। किस दर्पण में, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि किस दर्पण में वस्तु की दूरी या वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों बराबर होता है, तो समतल दर्पण में। कौन सा, याद हो जाएगा ना जी। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना है। आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। एक बात और याद रखिएगा, सीधा प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण में, समतल दर्पण में। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो सीधा, वस्तु की अपेक्षा सीधा। अगर सीधा बन रहा है तो कौन सा प्रतिबिंब होगा, वस्तु की अपेक्षा सीधा प्रतिबिंब बन रहा है तो कौन सा प्रतिबिंब होगा, आभासी, और या उसका नाम क्या, काल्पनिक प्रतिबिंब। हम बताए थे ना कि आभासी प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता। तो समतल दर्पण में वस्तु का क्या लिखा है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है। इसी कारण जो है प्रतिबिंब जो होता है पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से क्या होता है, पार्श्विक रूप से समतल दर्पण में क्या होता है, उल्टा होता है। प्रतिबिंब आभासी होता है। अब बताए थे ना जी भी, क्या है, क्योंकि वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा क्या बनता है।
इसी कारण ये समतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी प्रतिबिंब होता, और आभासी प्रतिबिंब को पर्दों पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इतना पॉइंट समझ में आ गया? अच्छा, प्रतिबिंब जो होता है दर्पण से उतना ही पीछे बनता है, दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होता या रहता। समझ में आया ना? चलिए, तो कल तकला तो ये कहानी आपका हो चुका था। कल ये पूरा हम डिटेल में, आगे हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं, मेन पॉइंट है गोलीय दर्पण। क्या पढ़ाने वाले हैं? थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, आप लोगों को दिखाई तो दे रहा होगा, बढ़िया से दिखाई दे रहा है ना जी? चलिए, एक्शन हो रहा, जाके अथी खा लो, पपीता ना तो गाजर, क्योंकि गाजर और पपीता ये दोनों में विटामिन ए की मात्रा में सबसे ज्यादा होती है, जो हमारे आंखों के लिए जो होता है ना। अच्छा, गोलीय दर्पण जो होता है, ए बउआ सुनिए, गोलीय दर्पण जो होता है किसे, अगर कोई पूछेगा कि गोलीय दर्पण है क्या सर, पहला सवाल कि सर गोलीय दर्पण है क्या, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण है क्या, ये पहला आपका सवाल है। अच्छा, गोलीय दर्पण जो होता है उस दर्पण को कहते हैं, गोलीय दर्पण किसको कहते हैं? हाँ, दर्पणे को कहते हैं। सुन लो, जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता, खोखले गोले का एक भाग होता है, खोखले गोले का क्या होता है? यानी कि गोलीय दर्पण जो होता है वो खोखले गोले का एक भाग होता है, खोखले गोले का, खोखला गोला, समझे? खोखला गोला होना चाहिए, खोखला। अच्छा, वो गेंद खेला ना, गेंद, गेंद जरा हम लोग क्रिकेट में खेलते हैं ऐसे करके, खेलते हैं ना जी, वो गेंद की बात कर रहे हैं। या फुटबॉल देखा है ना, तो वे क्या है, ओकर अंदर में कुछ भरल थोड़ी रहा, हवा ना भरल रहा है, तो खोखले गोला ना हो जाएगा। अच्छा, तो क्या एक खोखले गोले का एक भाग होती है जिसकी परावर्तक सतह क्या होती है? खोखले गोला का एक क्या होती है? भाग होती है। गोलीय दर्पण प्रायः कांच के एक टुकड़े को, यानी कि समतल दर्पण की तरह रजित या कलाई कर बनाया जाता। हम उसको एग्जाम्पल में लिए थे कि गोलीय गोल टाइप का होता होगा गोलीय दर्पण, लेकिन वास्तव में ये किसका बना होता है? कांच का बना होता है, रंगा हुआ पीछे से। ठीक है, रजित मतलब क्या हुआ? रंगा हुआ पीछे से। तो जैसे कि आईना देखते हो ना, तो पीछे से क्या रहता है? उसका रहता है ना जी, आप या पीछे से कुछ लगाया नहीं रहता शीशा में, अरे रजित किया रहता है ना जी। ए सुनिए, ए बुआ, एक बात समझना, कांच के क्या बोला? कांच के इस टुकड़े की बाहरी सतह को रजित करने से अवतल दर्पण बनता है। क्या, कौन सा दर्पण बनता है? देखो, अब हम बताते हैं। एक खोखला गोला है, चित्र बना बना के सबको समझाने वाले, पहले थोड़ा सा इंतजार कर लो ना। गोलीय दर्पण प्रायः कांच के एक टुकड़ा को, क्या है जी? कांच के एक टुकड़ा को, कांच के एक टुकड़ा को रजित यानी कि कलाई कर बनाया जाता। एक खोखले गोले का एक भाग होता, खोखले गोले का एक क्या होता है? एक गोला का भाग होता है जो शीशा का बना होता है, यानी कि कांच का बना होता है। और हाँ, एकड़ा गोलीय दर्पण जो होता है दो प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है? एक बन जाता है उसमें अवतल दर्पण, और एक बन जाता है उत्तल दर्पण। क्या बन जाता है? एक बन जाता है अवतल दर्पण और एक बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? कि कांच के इसे टुकड़े की अगर बाहरी सतह को रजित करने से अवतल दर्पण, अगर कांच की जैसे कि मान लो कोई गेंद है, उसको बीच से काट दिए, ठीक है, अगर बाहर से रजित कर देंगे, बाहर से क्या करेंगे? अगर बाहर से रजित कर देंगे तो हमारा अवतल दर्पण बन जाएगा। कौन सा दर्पण? या कांच,
अरे मुंह नहीं देख सकते, हम एग्जाम्पल दे रहे कि अगर मान लो कि उस तरफ के गोल कांच का है, ठीक है, उसको काट दिए बीचे बीच, अब बाहर से रजित कर दिए, तो वो कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण को बाहर से रजित किया जाता है। कहां से किया जाता है? एक मतलब उत्तल दर्पण को भीतरी से। अभी पूरा चित्र बना बना के समझाएंगे, अभी समझो ना पहले। जबकि टुकड़े के भीतरी सतह को रजित करने पर उत्तल दर्पण बनता, अगर भीतरी सतह को रजित करेंगे तो क्या बनेगा? चलो अब इसको हम पूरा डिटेल में बताते, अब समझो। अब आप लोग बुआ इधर देखो, देखो इधर। अगर मान लिया जाए कि वो खोखला गोला है, ठीक है, ये कांच का बना हुआ है, ऐसे मान लेते हैं। क्या है? किस में? इसमें देवल है। अच्छा इसमें, अच्छा मान लेते हैं, चलो इसी नहीं, इसको नहीं मान लेते, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि खोखला गोला ले लेते हैं, ऐसे करके ले लेते हैं, मान लेते हैं। तो देखो अगर इसको हम 20 से हटा दिए, ठीक है, अगर मान लीजिए इसे 20 से हटा दिए तो एगो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना। अगर इसको बाहर से रजित करेंगे, बाहर से क्या करेंगे? ठीक है, इसको बाहर से क्या करेंगे? अगर बाहर से रंगेंगे यानी कि बाहर से क्या करेंगे? रजित करेंगे। अगर बाहर से रजित कर लेगा, मतलब खोखले गोला को बाहर से अगर रजित करेंगे तो कौन सा दर्पण बनेगा? ये बनेगा आपका अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अगर ये बात को मान लिया जाए, अगर मान लिया जाए, तू हट जा, अरे तू हटते ना हो, कैसे हटवे? अगर मान लिया जाए कि अगर ऐसे कोई है, ठीक है, अरे यार ऐसे है ना जी, अरे अभी नया नया डिजिटल बोर्ड है ना, इसका ऐसे हो रहा है। अच्छा सुनिए, ये तो बाहर वाला भाग है। अगर भीतर से रजित रहेगा, भीतर से क्या रहेगा? अगर भीतर से रजित रहेगा तो कौन सा दर्पण होगा? अगर हमें ये दो चीज बताना था, हमें दो सुनो, अगर खोखली गोले के भाग को अगर बाहर से रजित करेंगे, क्या करेंगे? अगर बाहर से रजित करेंगे तो कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अगर भीतर से रजित करेंगे तो कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। दो चीज हो गया ना। चलिए आप समझिएगा, यहाँ अभी रुको ना जी, कहला चाहिए। अच्छा एक बात याद रखिएगा, कनकेव मिरर होता है, ठीक है, और कन्वेक्स से, यानी कि उत्तल कन्वेक्स होता है, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब यहां से मेन पॉइंट दिया हुआ है, आप किताब में पढ़ सकते हैं। देखिए यहां समझो, अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण के भीतरी सतह से होता है। प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो कहां से होता है? परावर्तन भीतरी सतह से होगा, क्योंकि बाहर से तो रजित ना है जी। तो अवतल दर्पण में प्रकाश का जैसे अगर मान लिया जाए ऐना है, ऐना लाओ लेके आओ रे, ठीक है, तो ये जो है परावर्तक सतह जो है भीतरी सतह से होता, जबकि उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन जो है दर्पण के बाहरी सतह से होता। क्या समझा? अरे एक सीधी सी बात है, अगर हम मान लिया जाए अगर ये उत्तल दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है? बहुत आज हल्ला कर रहा है जी। देखो ए बुआ समझो, अगर ये बाहर से जब रजित है तो यहां से कोई प्रकाश आएगा, मान के चलो, तो फिर टकराएगा यहाँ पर, टकरा के बाद परावर्तक उसी माध्यम में लौटेगा ना। तो कहां से होगा? अवतल दर्पण में परावर्तक सतह जो होता है भीतरी सतह से होता है। क्या होता है? और एकरा में उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह, ये तो अंदर वाला रंगल न है हो, तो यहां से कोई प्रकाश आएगा
और यहाँ पर ही पढ़ेगा और पढ़ने के बाद उसी माध्यम में क्या करेगा, मतलब तो ये बाहरी सतह से न हो रहा है। यहाँ पर बड़ा बढ़िया से लिख दिया है बुआ, यहाँ पर बड़ा बढ़िया से लिख दिया है कि अवतल दर्पण में, किस दर्पण में, प्रकाश का परावर्तन जो होता है, प्रकाश का दर्पण के भीतरी सतह से होता है। कहां से होता है, दर्पण के भीतरी सतह से। अब तुम्हारा पास भी दिमाग होगा, कि जो बाहरी रंग रहेगा तो उसके परावर्तक सतह का होगा, भीतरी सतह से होगा ना। जब देखो उत्तल दर्पण जो होता है प्रकाश का परावर्तन तो दर्पण के बाहरी सतह से होता, क्योंकि उसकी हाँ अंदर से क्या होगा, ये दिमाग बहुत अच्छा लगाया, ये सब रटने वाला चीज नहीं है, राजित होता है। देखो इधर आगे, देखो आगे क्या लिखा है, गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। क्या लिखा है, गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न, गोलीय दर्पणों द्वारा, क्या लिखा है, सुनो, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों के बनने की क्रिया को समझाने के लिए, प्रतिबिंब को बनने की क्रिया को समझाने के लिए निम्नलिखित पदों की जानकारी आवश्यक। पहला आपका है ध्रुव, किसके बारे में पढ़ेंगे, ये ध्रुव क्या होता है इसके बारे में जान लो। हमको लगता है ना कि तुमको क्लास से निकालना ही पड़ेगा, हमको लग रहा है तुम थोड़ा सा समझने का नाम नहीं लेता, ऐसे ऐसे जानता हम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो कुछ ही बात कर रहा था तुम, क्यों बोला था क्लास में, अभी सीखने आया कि तुम एग्जाम के बारे में बात करने आया। तुम खड़ा हो जाओ क्लास में, तो खड़ा रहो भर क्लास, तब तुमको लक्षण छूटेगा, ऐसे नहीं छूटेगा। क्या चलो जी, एक ध्रुव होता है, क्या होता है, ध्रुव क्या होता है इसके बारे में पहले समझ लीजिए। देखिए बढ़िया से समझा रहे हैं, इसको समझिएगा, इसको हल्का बड़ा कर देते हैं। ए बुआ देखो, ध्रुव जो होता है, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते। ये गोलीय दर्पण है, यहां पर देखो ये क्या है, ये आपका गोलीय दर्पण है। चित्र में देखो यहाँ पर ऐसे गोलीय दर्पण को बनैले है जी, ये गोलीय दर्पण है, और इसके जो मध्य बिंदु होगा उसको हम क्या कहेंगे। अब यहाँ पर देखो, ए बउआ समझो, इसको हम मिटाकर समझाते बढ़िया से, समझो इसको समझाते हैं बढ़िया से, आप समझो। चलो देखो, अगर हम ये चित्र ले लेते ऐसे, ठीक है, अब यहां पर ही समझो, अब यहां पर एक चीज समझो कि बीच में तो क्या होगा, केंद्र होगा, तो ये ऐसे अगर इसको मिला देते हैं, ठीक है। अब यहां से देख लो, अगर ये बाहर से अंदर से रजित है, कौन है, अगर ये अंदर से रजित होगा तो ये वाला क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण। अरे पगली, क्या कहलाएगा, उत्तल। अगर इसको बाहर से रजित कर देते हैं, क्या कर देते हैं, अगर इसको हम बाहर से रजित करेंगे तो क्या होगा, ये अवतल दर्पण होगा। इतना तो समझ में आ गया। अच्छा, गोलीय दर्पण के जो मध्य बिंदु होता है उसको हम कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं, और ध्रुव को P द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा, गोलीय दर्पण के जो मध्य बिंदु होता है उसको हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव को किसके द्वारा सूचित करते हैं, P द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। P द्वारा क्या करते हैं जी, जैसा कि यहाँ चित्र में भी दर्शाया गया है ना। हाँ, ओ सॉरी, हम केंद्र को बोल दिए ना जी, यहाँ पर केंद्र ना होता है, बीच में केंद्र ना होता है, यहाँ होता है, ये जो बीच में होता है ना, ये होता है ना। हम भी क्या लिख दिए, तुम लोग जो है ना कह रहे थे कि यार डिस्टर्ब कर देते हो ना, तो माइंड मेरा कहूँ और लिखने का कुछ और लिखा जाता है कभी कभी। ये क्या होता है, ध्रुव। क्या होता है जी,
ये आपका पोल होता है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, पहले यहां समझ लो बढ़िया से। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, यानी कि पोल कहते हैं। जैसे बिंदु P दर्पण का ध्रुव है, यानी कि दर्पण के ध्रुव को P के द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ पर ही देख लो, ये गोलीय दर्पण है ना जी, तो यहाँ पर जो बी है ना, मध्य बिंदु होगा बीच में, ये क्या कहेंगे, ये आपका ध्रुव होता है। क्या होता है? मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? गोलीय। अगर आपसे कोई पूछेगा ध्रुव किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु के दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव। ध्रुव को किसके द्वारा? ये जो बीच में होता है वो वक्ता केंद्र होता है। वक्ता, देखिए वक्ता केंद्र क्या होता है समझिएगा। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का, उस गोले के केंद्र को, अच्छा बीच में केंद्र होता है ना जी, वो केंद्र ना होता है। कली, कली कहाँ, कलाई ना हो। अच्छा देखो, पहले गोलीय दर्पण जो होता है, जिस गोले का एक भाग होता है, उसे गोले का केंद्र को दर्पण का वक्ता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं जी? यानी कि ये, इसको हम आपको क्या कहेंगे, इसको सी यानी कि केंद्र, वक्ता केंद्र कहेंगे, सेंटर ऑफ। क्या तू लोग मतलब जो है ना पागल हमको बना कर रख देगा। देखो देखो, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले का केंद्र को क्या कहते हैं? दर्पण का वक्ता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसे सी द्वारा सूचित करते हैं। मतलब सी का मतलब हो गया वक्ता केंद्र। क्या हो गया? और उसको जो गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है ना, गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है उसी को हम बोलते हैं वक्ता केंद्र। क्या बोलते हैं? और इसको सी के द्वारा सूचित किया। और गोलीय दर्पण के जो मध्य बिंदु होता है ना, उसको क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? और उसको पी द्वारा सूचित किया। जैसे एकराम में बताओ, ये आपका क्या हो गया? वक्ता केंद्र सी हो गया। ये आपका गोलीय का भाग है ना जी, जो केंद्र है ना, केंद्र है ना, तो केंद्र को कहेंगे वक्ता केंद्र। और यहाँ पर ही गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे? उसको पी द्वारा सूचित करते हैं। आगे देखिए क्या क्या है जो पढ़ना, आप समझिए। एक होता है वक्रता त्रिज्या। क्या होता है? तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का, अच्छा उसकी त्रिज्या को क्या, किसको जी? दर्पण की वक्ता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं जी? और वक्ता त्रिज्या को कैपिटल आर के द्वारा सूचित किया जाता। यानी याद रखिएगा कि वक्ता त्रिज्या जो होती है, ए बउआ सुनो, अब बताओ, ये आपका एक गोलीय भाग है, गोलीय दर्पण, और ये बीच में क्या है? अगर यहाँ केंद्र से इसकी जो दूरी होती है, ध्रुव की जो दूरी होती है, वो आपका त्रिज्या होता है। क्या होता है? और त्रिज्या को किसके द्वारा? कैपिटल आर के द्वारा सूचित किया। अब समझ में आ गया ना? आगे देखो क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है। तो वक्ता त्रिज्या को कैपिटल आर के द्वारा हो गया, ठीक है। आगे क्या लिखा ले जो समझिएगा। अब देखिए, इसका लगता है एक पेज छूट गया क्या जी, या इसमें पूरा देवल था ना? अच्छा रुक जाओ, थोड़ा सा हो जाता है, फोटो में अथी पीपीटी बनाने में गलती हुआ है हल्का। चलिए उसके बाद क्या है जी? वक्ता त्रिज्या पढ़ लिए ना। वक्ता त्रिज्या के बाद आपको क्या पढ़ना है? प्रधान या मुख्य अक्ष। क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है जी? प्रधान या गोलीय दर्पण के ध्रुव से, गोलीय दर्पण के वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, सरल रेखा को
दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर क्या है को यहाँ लिखा है पी तथा सी को मिलाने वाली सरल रेखा पीसी मुख्य अक्ष है। यानी कहने का मतलब है ना भैया, आप समझो, यहाँ समझो, जैसे आप यहां से देखो लो पीसी जो हो गया, देखो ये रेखा को, इस रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? इस रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं या प्रधान अक्ष ओकरे ना कहते हैं जी। देखो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष एक ही को ना कहते हैं, या प्रधान बोलो या मुख्य अक्ष एक ही को ना, ठीक है। अब यहां पर देखो बउआ, देखो तो नीचे कौन अल्लाह कर रहा है सब लोग, बड़ा हमको आज डिस्टर्ब किया क्लास में। चलो कल जो है ना इसको पूरा डिटेल में बढ़िया से पढ़ाते हैं। रुक जाओ, आज हमारा दिमाग खराब कर दिया है तो इस चलिए, तो अभी हो गया ना जी, ये 3 चीज 4 चीज समझ में आ गया। एक ध्रुव आ गया समझ में, उसके बाद क्या बताए, वक्ता केंद्र आ गया समझ में, वक्ता त्रिज्या समझ में आ गया, एक प्रधान या मुख्य अक्ष समझ में आ गया, ठीक है ना। अरे भैया मेरे, इसका क्या है ना, सुन लो पहले, सुन लो, ये जो एक रेखा है ना, ये ध्रुव है और ये वक्ता केंद्र है, इसको मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं? समझ में आया? तो कल जो है ना इसको आपको ये भी बताया कि दर्पण, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार, एक अवतल दर्पण और एक अवतल दर्पण। जो होता है बाहर से क्या होता है, रजित होता है, और उत्तल दर्पण क्या होता है, अंदर से रजित होता है। यही 2 चीज बताए हैं। उसके बाद पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है। अभी तो मेन क्लास बचा हुआ, अभी पढ़ाए कहाँ है। तो आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट। होमवर्क अपना अपना निकाल लीजिए।